टॉपिक देखेंगे आज का। क्या है आज का टॉपिक? क्या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का पार्ट 2 है। इसमें गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर शुरू करने से पहले आप एक कंसेप्ट देखिए कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई कॉइल रखी हो तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है। क्यों दिया? तो अगर ये मैग्नेट है तो एक नॉर्थ पोल होगा, दूसरा, तो यहाँ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एग्जिस्ट करेंगे कुछ ऐसे। यहाँ एक कॉइल रखी है जिसकी लेंथ L है, विड्थ B है, और इस कॉइल में अगर करंट फ्लो हो रही है तो पता होगा आपको कि इस कंडक्टर में करंट जो है ऊपर को जा रही है, इसकी करंट नीचे को जा रही है, करंट दोनों सेम डायरेक्शन है। एक मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है और दूसरी क्या है? एंटी पैरेलल। थीटा 0 हो या थीटा 180 हो, टॉर्क आपको पता है वो क्या कहते हैं, फोर्स 0 लगेगा। लेकिन ये करंट कंडक्टिंग वायर इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 में रखा हुआ है। सेम यही सीन यहाँ 90 का है। फोर्स की डायरेक्शन दोनों में अलग अलग होगी। फोर्स की डायरेक्शन निकालनी हमने सिखाई है। मैग्नेटिक फील्ड बाहर को जा रही है, कंडक्टर की करंट ऐसे जा रही है, फोर्स किधर लगेगा? अच्छा बी आई, फोर्स किधर को लगेगा? और इसके ऊपर मैं बात करूंगा तो फोर्स किधर को लगेगा? इन दोनों पर लगेगा नहीं। ये कॉइल अगर ऐसे रखी, एक फोर्स अंदर लगता है, इस आर्म पर बाहर को लगता, तो ये क्या करती? और जब किसी बॉडी पर दो इक्वल अपोजिट फोर्स लगते हैं और वो फोर्स दोनों उसको रोटेट कराने की कोशिश करते हैं तो टॉर्क नहीं बल्कि कपल लगता है। और कपल की वैल्यू क्या होती है? किसी एक फोर्स की वैल्यू और दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स की वैल्यू तो आईबीएल हो गई बाबू लोग, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी विड्थ बी के बराबर हो जाएगी। अगर ये किसी एंगल में रखा होता तो फोर्स एफ इज इक्वल टू आईबीएल साइन थीटा लगता। लेंथ इनटू विड्थ को एरिया कहते हैं क्या? तो आज के बाद कोई अगर कॉइल है मैग्नेटिक फील्ड में रखी है तो उस पर जो टॉर्क लगेगा वो एन आई ए बी साइन थीटा। यहाँ एन जो अचानक पैदा हुआ है वो अचानक कुछ नहीं आया है। मैंने कहा अगर इस लूप में नंबर ऑफ टर्न होते तो मैं नंबर ऑफ टर्न मल्टीप्लाई होते। आई इसकी करंट है, लेंथ इनटू ब्रेथ को मैंने एरिया कह दिया, तो ये टॉर्क कितना पैदा हो गया? एन आई ए बी। आगे बढ़ेंगे तो एन आई ए, इस सब को मिलाकर साइंटिस्टों ने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नाम दे दिया एम। तो ये किसके बराबर हो गया? एम बी साइन। ये किसके बराबर हो गया? तो एम इज इक्वल टू एन आई ए यानी एम बी साइन थीटा। दैट्स करेक्ट। अब इसी में जब टाउ बराबर एम बी साइन थीटा हो गया तो लोगों ने कहा टाउ मैक्स निकालने का मन कर रहा है। ये कोई नौटंकी है फर्जी की? थीटा 90 हो जाएगा, टाउ मैक्स हो जाएगा। कहने वाले लोग तो कहते हैं इसके ऊपर भी सवाल आया है। आपको बिलीव नहीं आता है, आप ही देख लीजिए, हो सकता है इसी साल बनाया हो, कुछ भरोसा नहीं है। ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड ए है। अब उठाए टॉपिक तो क्वेश्चन करवा देता हूं। इसकी साइड ए है और इसमें करंट फ्लो हो रही है ऐसे। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वो क्या कहते हैं, इस क्या कहते हैं, बंद लूप का, इसको हटा दो, ऐसा था। इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना था। मैग्नेटिक डाइपोल, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इज इक्वल टू है किसके बराबर? तो m अगर चाहिए तो n आई, तो n इज द नंबर ऑफ टर्न, i को कह दिया i, इसका एरिया निकल जाए, बात बन जाए। तो इसमें है क्या? अंदर अंदर एक स्क्वायर है और 4 ठो सेमी सर्किल है। अंदर जो स्क्वायर है उसका एरिया हो गया ए स्क्वायर। एक सेमी सर्किल का एरिया पाई ए स्क्वायर बाई 4। अरे भैया इस रेडियस को आधा कहते कि नहीं कहते? और ऐसे कितने सेमी सर्किल हैं? ये तो पूरा सर्किल हुआ ना। हम कहते 2 सर्किल हैं यार, तो एक सर्किल का पाई आर स्क्वायर होता तो 2 सर्किल नहीं होते। और इसकी डायरेक्शन का रूल है।
जिधर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। करंट ऐसे गई है, फील्ड यहाँ सेंटर पर जो पैदा होगी वो डाउनवर्ड्स यानी माइनस का के, माइनस का वेक्टर डायरेक्शन क्या होगी, माइनस का के। पॉजिटिव में ऊपर को होती तो प्लस का के। छोटी सी बात थी, छोटा सा सवाल था। अब इस क्वेश्चन को देखो, मेरी मेमोरी में है कि IIT 2002 था। हो गया क्या? यहाँ बिल्कुल एडवांस 2002 है। अपनी किताबों में जाकर देख लो, तुम्हारी किताब में लिखा होगा। यहाँ से बाहर निकलते हो तो अगली सीन यहाँ से पिक्चराइज होती है। अगला पार्ट भी आता है, करता होगा टॉर्क बन गया हो तो इसी प्रिंसिपल को लेकर के मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बनाया गया। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या था, उसका बेसिक डिजाइन पहले समझ लीजिए। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का किसी भी गैल्वेनोमीटर में कुछ और नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एक मैग्नेट रखा होता है, एक नॉर्थ पोल दूसरा, और इनके बीच में एक टन की कॉइल के बजाय हजारों करोड़ों टन की कॉइल, करोड़ों नहीं हजारों टन की कॉइल, करोड़ ज़्यादा हो जाएंगे, 1000 टन की एक कॉइल इसके बीच में हम रख दें। हाँ, इसको एक स्ट्रिप से लटका दें। यहाँ पर एक वो बात की बात करते हैं, बाद में करते हैं। तो जैसे ही आप इस कॉइल में करंट पास कराएंगे तो ये टॉर्क लगने के कारण रोटेट करेगी। अरे भाई अभी अभी तो आप करें टाउ बराबर mb sin थीटा, टॉर्क लगने से रोटेट करेगी और रोटेशन के कारण टाउ बराबर क्या हो गया, mb sin थीटा। अब टॉर्क लगेगा, तुमको पता है माइन्यूट करंट भी होगी तो नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा टॉर्क पैदा होगा, ये जरूर घूमेगी। जब ये घूमने लगेगी तो ये सारा बंद डिब्बे में रहता है, हमें दिखता दिखता नहीं है। यहाँ एक पॉइंटर लगा होता है, वो पॉइंटर इसी तार के साथ, इसी स्ट्रिप के साथ लटका रहता है। जब ये कॉइल घूमेंगे तो ये जो स्ट्रिप लटकी हुई ये भी क्या करेगी, ऐंठेगी। जब ये ऐंठेगी तो इसमें लगा हुआ पॉइंटर भी भागेगा, ये पॉइंटर घूम के भाग के यहाँ जाएगा तो इसी में डिफ्लेक्शन होगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा। लेकिन आपको पता है ये भाई ऐंठ गई, पलटी मारी, इसमें टॉर्क लगा तो ऐंठ गई, तो ये पॉइंटर यहाँ पहुँच गया। अब आपने पता चला कि अब वापस करने का तो कोई मैकेनिज्म लगा नहीं रखा है, तो ये तो यहाँ पहुँच गया भैया दिवाकर, लेकिन वापस करने का कोई मैकेनिज्म मेरे पास है नहीं है। तो अब जब अगली बार इसका यूज करने जाएंगे तो टूट टाट जाएगा। तो इसी जगह थोड़ी सी बुद्धि ज्ञान लगा लीजिए, स्प्रिंग लगा दीजिए, सिंपल से वैज्ञानिक वाला बिहेवियर दिखाइए। तो ये पलटी पलटी मार के वहाँ तक गया है, अब और पलटी मारेगा तो टूट जाएगा, अगली बार यूज करने लायक बचेगा नहीं, तो इसको वापस लाना पड़ेगा कि नहीं। क्या करते हो आप, यहाँ एक स्प्रिंग लगा देते हो, जितनी पलटी मारेगा स्प्रिंग हट जाएगा, स्प्रिंग की प्रवृत्ति होती है वापस छुड़ाने के लिए उठेगा। यही तो अब मुद्दा ये हुआ कि स्प्रिंग के पास ये प्रॉपर्टी है और ये लौट गया। तो इसी कभी तभी तुमने देखा होगा जब ये गैल्वेनोमीटर का लोग यूज करते हैं तो बस पावर में से लगा करके चेक करके तुरंत इमीडिएट हटाते हैं। कभी भी देखा होगा, ऐसे देखते हैं जैसे वो जाता है फिर हटा देते हैं, लगाए नहीं रहते हैं। लगाए रहेंगे तो घूमता रहेगा, और जब तक घूमता रहेगा थोड़ी देर बाद उसको ऐंठ वैंठ के तोड़ डाला देगा। इसको ऐसे कभी भी देखना, जिसके पास मूविंग गैल्वेनोमीटर रखा होगा, जो यूज करने वाले हो, इलेक्ट्रीशियन जो होते हैं, उसको ऐसे लगा करके हटा देते हैं, तुरंत देखा होगा, और हटाते ही वापस वो कॉल बैक होगा। हाँ, अब आपको डिजिटल मल्टीमीटर्स आने लगे हैं, वही हाँ वो सारे वोल्टेज नापते हैं, आपको क्या कहते हैं उसके ट्रांजिस्टर की साइड्स बता देते हैं, कौन बेस कौन मीटर कौन करेक्टर है, वो मल्टीमीटर होता है। वो भी इसी तरह का डिवाइस है, बस वो जैसे थर्मामीटर होता था, पहले पारे वाला मुंह में घुसेड़ दिया डॉक्टर साहब, फिर देखते थे कहाँ तक चढ़ा, तो मैनुअल हो गया। अब क्या है, मुंह में घुसेड़ दिया, उसमें लिख जाता है कई डिग्री हो गया। हाँ, अब तो दूरे से नापने वाला आ गया है। अरे पहले मोटरसाइकिल का वो देखा तुमने स्पीडोमीटर, पहले वो वाला आता था कांटा भागने वाला, और वो गिरनी घूमती थी तो उसमें लिख जाता था 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। अब क्या गिरनी घूमने वाला खत्म हो गया, कांटा वाला भी खत्म हो गया, लेकिन उसका बेसिक मैकेनिज्म तो आज भी वही है ना। बिना एक्सेलेरोमीटर लगाए एक और डिवाइस होता है मीटर पिनियन लगाए, जिस गुना उस डिवाइस को घुमाए, आप कैसे रीडिंग करोगे? तो घुमाना तो पड़ेगा, बेसिक प्रिंसिपल तो सबका यही है, बस उसकी जो रीडिंग्स आ रही हैं
उनको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कन्वर्ट कर उनको डिस्ट्राइट कर दिया गया है, समझ रहे? डिजिटल, और जितने भी डिस्ट्राइट मीटर होंगे उसमें एक डिजिटल सर्किट जरूर लगा होगा, उसी को एनालॉग कम डिजिटल, जैसे जो मोटरसाइकिल्स आती हैं कुछ में एनालॉग कम डिजिटल होता है, उनके गाड़ी को क्या कहते हैं स्पीडोमीटर घूमने वाला होगा और जो किलोमीटर्स लिखेंगे वो डिजिटल होंगे। हाँ, पैशन प्रो में भी वही है, किलो स्पीडोमीटर दिखेगा और बगल में किलोमीटर्स अलग से लिखेंगे, होता है कि नहीं? तो इसको अब डिजिटलाइज कर दिया गया, बाकी अंदर का प्रोग्राम तो आज भी सेम है ना। तो ये गैल्वेनोमीटर ने इतना काम कर लिया, राइट? अब आगे हुआ माजरा क्या कि ये वर्क करने लगा, काम ही शायद इतना ही है, जाए डिटेक्ट हो जाए और फिर वापस आ जाए, और इसका कोई काम नापने अपने का काम करता नहीं है। तो गैल्वेनोमीटर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी, तो करंट सेंसिटिविटी क्या होती है? किसी गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन पर एम्पियर, डिफ्लेक्शन पर एम्पियर, कितने डिग्री डिफ्लेक्ट हुआ है 1 एम्पियर करंट जाने से, डिफ्लेक्शन पर एम्पियर ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। अब इसी को आप जब पढ़ते हो तो रूल कंसेप्ट बना लेते हो, जबकि बहुत सरल है। ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो इसमें पैदा हुए टॉर्क की वजह से हो रहा है, और क्लास 11 में टाउ बराबर हम पढ़ते हैं सी थीटा, जहाँ सी है टॉर्सन कांस्टेंट, ऐंठन गुणांक। जब ये घूमेगा तो पत्ती ऐंठेगी, तो ऐंठेगी तो हर पत्ती का, हर मटेरियल का अलग अलग ऐंठन गुणांक होता है, सी इज द टॉर्सन कांस्टेंट। तो आखिरकार जो ये थीटा या फाई पैदा हुआ है वो है क्या? टाउ बाई सी है कि नहीं? ये जो एंगल जितना ज्यादा टॉर्क लगेगा उतना ज्यादा ये ऐंठेगा, बिल्कुल। तो थीटा या फाई अगर आप कहते हो तो है क्या आखिरकार? टाउ बाई सी है कि नहीं? बिल्कुल, टाउ बाई सी, और यहाँ आई फर्क है। तो टाउ बराबर तो अभी भी ताजा पढ़ा है आपने, NIAB। अब थीटा तो 190 रखा ही है ना, जनरल में डिसाइड होता है ना कैसे रखा हुआ है। सी और आई गए, तो इसी को आप करंट सेंसिटिविटी नाम देते हो, NAB/C। आपकी किताब में से NAB/C लिखा होता है, कहता है C कांस्टेंट है, और कौन सा कांस्टेंट होता है आपकी किताबें नहीं बताती, बट C कौन सा कांस्टेंट है? दैट्स कॉल्ड टॉर्सन कांस्टेंट। हो गया। अब इसी में आ जाए ऐंठन गुणांक, इसमें आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वो क्या है? वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है? वोल्ट पर एम्पियर, डिफ्लेक्शन पर वोल्ट। 1 एम्पियर जाने से इतना डिफ्लेक्शन हुआ तो वोल्ट वो लगाने से डिफ्लेक्शन तो होगा। तो डिफ्लेक्शन पर वोल्ट इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन पर वोल्ट इज कॉल्ड। तो अब फाई की जगह फिर हम लिख देंगे टाउ बाई सी, बोलो V बराबर आज लिखेंगे IR। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी? टाउ की जगह NIAB, NI, यहाँ C है, IR है, और ये रखा ही I कट गया। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का जो रिलेशन हो गया वो NAB/CR, NAB/CR, और करंट सेंसिटिविटी क्या है? NAB/C। इसका मतलब आपस में एक रिलेशन भी इनका बन गया, रिलेशन बिटवीन करंट सेंसिटिविटी है। देखो फिर तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हारे एग्जाम का क्राइटेरिया एकदम बेसिक है, बुद्धिमान होके जाओगे, याद किए हो, तैयार किए हो, तभी सिलेक्ट होगे, नहीं तो सिलेक्शन कभी नहीं होगा। ओवर कॉन्फिडेंस सिलेक्शन नहीं कराएगा, रिच कॉन्फिडेंस सिलेक्शन कराएगा। NAB/CR। पता चला यार कुछ ना हो, हवाई में मारे हो, हमें याद है, हमें तैयार है, हम तो परीक्षा देंगे तो टॉप कर देंगे। कुछ नहीं, तुम्हारे जैसे तमाम टॉप करने वाले गिरे बड़े रह जाते हैं। करंट सेंसिटिविटी का वोल्टेज सेंसिटिविटी के साथ रिलेशन हो गया, CS/VS इक्वल टू। देखना इसके ऊपर कितने बढ़िया प्रीमियम क्वेश्चन बन जाते हैं जब आप लगाने बैठते हो। तो करंट सेंसिटिविटी क्या होती है समझ में आ जाए? डिफ्लेक्शन पर एम्पियर, 1 एम्पियर जाने से कितना डिफ्लेक्ट हुई, और इसके डिफ्लेक्शन को तय करता है टॉर्सन कांस्टेंट, टॉर्क। अरे भैया टॉर्क ज्यादा लगेगा, ज्यादा नहीं भागेगा। तो टाउ बराबर हम क्लास 11 से पढ़ते हैं C थीटा। C क्या है? उस डोरी का या उस स्ट्रिप का ऐंठन गुणांक, टॉर्सन कांस्टेंट। क्लियर हो गया? अब इसमें 2 कंसेप्ट हैं, कन्वर्जन। अब गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर। एनर्जी का एक्सप्लेनेशन रहता है। किसकी एनर्जी? यहाँ किसकी एनर्जी ढूंढ रहा है?
गैल्वेनोमीटर से बाहर निकलते हैं तो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है, बड़े कंसेप्ट इसके इसी में आते हैं। किसकी एनर्जी? अरे से स्प्रिंग घूमेगी, स्प्रिंग कुछ एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो स्प्रिंग हटने के साथ साथ स्प्रिंग की एनर्जी होगी, जो जब रोटेट करेगा तो रोटेट करने के साथ ऐठन के लिए एनर्जी इसमें स्टोर होगी, वही एनर्जी बाद में रिलीज होकर उसको खत्म करेगी। तो वो पता नहीं कर सकती, जरूरत नहीं पता, तो सब कुछ किया सकते हैं साइंस में, क्या नहीं पता कर सकते? पता करने जाओगे जो पैदा हुआ है वो पता होने के लिए पैदा हुआ है, अभी यहाँ आवश्यकता नहीं है। आगे कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर, इसका बढ़िया कंसेप्ट हमने यहाँ पर क्लियर कराया है। हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर होता है उसका एक लो रेजिस्टेंस होता है, मैंने कह दिया मान लो 5 ओम है, 50 ओम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, पूर्ण विक्षेप धारा। ये वो करंट है जिससे इसकी जो गैल्वेनोमीटर की सुई है वो पूरे में पहुंच जाएगा, 180 डिग्री का शिफ्ट ले जाए, दैट्स कॉल्ड फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। यही तो पूर्ण विक्षेप धारा, पूर्ण विक्षेप, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, साइज पूर्ण विक्षेप धारा। इसकी अपनी एक लिमिट होती है कि इससे ज्यादा नहीं जाएगी, इसकी अपनी रेजिस्टेंस की एक वैल्यू होगी जो फिक्स होगी। गैल्वेनोमीटर की कॉइल की जो वायर में धरा है आपने तार, उसका रेजिस्टेंस होगा। लेकिन हम आपसे कहते हैं, और ये कोई जो फुल स्केल रिफ्लेक्शन करंट होती है बहुत कम होती है। मैंने एक एग्जांपल ले लिया 10 मिली एम्पियर है, 10 मिली एम्पियर तो एम्पियर हो गया। अब आपसे कहें भैया एक 10 एम्पियर करंट डालने वाला एमीटर, इसकी औकात है 10 मिली एम्पियर एफोर्ड करना, और आप 10 एम्पियर डालोगे डैमेज हो जाएगा। तो आप पर आपको इसे बचाना है तो क्या तरीका है? इसके लो रेजिस्टेंस, इसके पैरेलल में बहुत लो रेजिस्टेंस लगा दें, क्योंकि हमने बहुत बताया आपको करंट पैरेलल में डिवाइड होती है और करंट हमेशा लो रेजिस्टिव पाथ फॉलो करती है। करंट हमेशा जहाँ रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ करंट ज़्यादा जाएगी। तो यहाँ की औकात इससे ज़्यादा एफोर्ड करने की है नहीं है, तो मैं बहुत करंट यहाँ डालने 10 एम्पियर, तो ज़्यादा करंट यहाँ से जाएगी, और जहाँ करंट ज़्यादा होती है वहाँ रेजिस्टेंस कम होता है, तो बहुत लो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दो। लेकिन अब इसको निकाह, जिसको शंटिंग कहते हैं, अगर आप इसको बोलते हो कि कितनी करंट नीचे जाएगी तो आप क्या लगाते हो? I माइनस आई। अब हमने तो करोड़ों बार बताया कि पैरेलल में वोल्टेज सेम है। ऊपर का वोल्टेज और नीचे का वोल्टेज, ऊपर का वोल्टेज IG इंटू जी कर दीजिए, और नीचे का वोल्टेज I माइनस आई जी इंटू एस कर दीजिए। हम आपको I दे देंगे, IG दे देंगे, G दे देंगे, आप यस नहीं निकाल लिया करेंगे, और कभी भी निकल जाएगा। आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। लो रेजिस्टेंस पैरेलल लगाते हैं, दिमाग में कंसेप्ट रहनी चाहिए। क्वेश्चन भी तो ये पूछ चुका है। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? हाई रेजिस्टेंस सीरीज में पैरेलल में से उसका सीक्वेंस बनाया है, उसी सीक्वेंस में थ्योरेटिकल सवाल बना रखा है। इसके बाद इसका लास्ट में कंसेप्ट क्या है गैल्वेनोमीटर का, कि अगर किसी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करोगे? गैल्वेनोमीटर का अपना खुद का रेजिस्टेंस होगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट को समझ गए आप। अब आप इसे V वोल्ट वाले वोल्टमीटर की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। देखिए IG की वैल्यू बहुत कम होती है, मैंने कह दिया 10 मिली एम्पियर थी, रेजिस्टेंस मान लो 5 ओम था इसका, तो 50 मिली वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज ये सहन नहीं कर पाएगा, ये सहन नहीं कर पाएगा। 50 मिली वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज ये सहन, और आपसे कह रहे हैं आप 5 वोल्ट लगाइए, औकात 5 मिली वोल्ट की है, 50 मिली वोल्ट की आप 5 वोल्ट लगा रहे हो, डैमेज हो जाएगा। लेकिन फिर भी बचा सकते हो, तरीका रेजिस्टेंस लगा, इसके सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दो, बहुत हाई लगा दो, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, जहाँ ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा यहाँ ज़्यादा वोल्टेज जाएगा, कम रेजिस्टेंस होगा कम वोल्टेज जाएगा, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा? IG इंटू जी के बराबर। यहाँ पर कितना वोल्टेज? सीरीज में तो करंट सेम होती है, और आप टोटल वोल्टेज भी जो लगाए हो वही तो इन दो टुकड़ों का मामला है, IG इंटू जी और प्लस IG इंटू, यही तो बात है, या कुछ और है? बस आपको कैपिटल R चाहिए तो आपको बाकी हम दे देंगे, आप कैपिटल R की व्यवस्था करें। इसी में सवालों का क्राइटेरिया अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के आपसे पूछता है, और सवाल बना सकते हैं आप, लेकिन बस वही क्या कि आपको हमेशा कुछ चीज़ें तैयार है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेंस की परीक्षा रियली आसान है। कभी एक आध पेपर सेट, अगर किसी सेट में कुछ टफ आया तो आपके लिए टफ नहीं है ना, वो सबके लिए। और जब से वो व्यवस्था बना दी गई परसेंटाइल वाली,
वो व्यवस्था बहुत अच्छी है। अगर आपके बैच के सभी स्टूडेंट्स ने उसको कम मेरिट में किया है तो आपका परसेंटाइल मेरिट आपके उस बैच से बनेगा ना। ऐसा नहीं कि आपके लिए कठिन है तो दूसरे वाले सेट सरल आए थे तो उन्होंने सब कर लिया होगा। अगर आप नहीं कर पाए होंगे तो दूसरे भी तो नहीं कर पाए होंगे, सबके साथ तो वही हुआ होगा। उसमें जैसी एवरेज मेरिट रही होगी उसी के हिसाब से आपका परसेंटाइल बन जाएगा। आपका कठिन पेपर है, आप हो सकता है 10 ही सवाल 8 ही सवाल किए हों तो सबका 8 ही 8 होगा, सबकी 8 के हिसाब से परसेंटाइल रैंक 97 होगी 98 होगी। और कोई सरल सेट है, सभी ने 25-25 कर दिए हैं, 20-20 कर दिए हैं और तुम 10 ही किए हो, तुम्हारी मेरिट नीचे होगी, उनकी आगे होगी। यही तो सिद्धांत है। इसलिए परसेंटाइल व्यवस्था जब से आ गई तब से इसको लेकर के कभी हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं कि हमारा सेट टफ आया था, फलाना का सरल आया था। जैसा आया था सबके लिए था, अगर तुम नहीं कर पाए तुम गधे थे, समझ गए? तो ये था तुम्हारा गैल्वेनोमीटर। अब हो गया 20 मिनट।